नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आप में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहा हूँ बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो यूके SSSC द्वारा लिए जाते हैं। और उन सभी एग्ज़ामों में यदि हम देखें तो एक चीज़ कॉमन है कि जीके आपका पूछा जाता है, जीएस आपका पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उन सभी एग्जामों को लेकर हम यहाँ पर कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रम शुरुआत तो हुई है, 2 वीडियो पहले आ चुकी है, ये उस क्रम की तीसरी वीडियो है। और इसमें विशेष रूप से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड की जो आगामी एग्जाम है, जो भी एक दिवसीय एग्जाम है उत्तराखंड राज्य विशेष के, जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, जहाँ पर इतिहास पूछा जाता है, जहाँ पर भूगोल पूछा जाता है, जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ऐसी सभी एग्जामों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है। प्रयास ये रहेगा कि मैथ और रीजनिंग की अलग से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे संपूर्णतः से उस एग्जाम की तैयारी आपकी हो सके। तो आज की जो हमारी चर्चा है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें 2 सीरीज हमने किया है, 2 वीडियो हमने प्रॉपर देखा है, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसी में हम आगे बढ़ेंगे और तीसरी वीडियो उसी क्रम की देखेंगे आज। और इसमें आपको 2 से 3 विषयों का समग्रता से अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे, भूगोल के प्रश्न देखने को मिलेंगे और जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 कैटेगरी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप सबसे इतना आग्रह रहेगा, इतना अनुरोध रहेगा कि कम से कम इसको अवश्य देखें, क्योंकि इससे आपका क्विक रिवीजन होगा। जो आपने पूर्व में पढ़ा है, अब तक जो भी आपने पढ़ा है, उसका क्विक रिवीजन इसके माध्यम से आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को विधिवत कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और तीव्र कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक करके समग्रता से प्रश्नों को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। पे बोला जा रहा है एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं आपको बताना है। मोनेरा जगत में, कवक जगत में, एनिमोलिया जगत में या प्रोटिस्टा जगत में, ये आपको बताना है। आप जानते हो यहाँ पे बात हो रही है जीवधारियों के वर्गीकरण की, और जब जीवधारियों के वर्गीकरण की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार सर्वप्रथम जो प्रदान किया था, वो प्रदान किया था जॉन रे ने। इनका नाम पूछा जा सकता है। जॉन रे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण को जो है वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। लेकिन यदि हम बात करें कि आधुनिक जो वर्गीकरण है, जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन सा आता है, तो आपको पता होना चाहिए कैरोलस लीनियस। इनका भी नाम आपको याद रखना है, कैरोलस लीनियस। इनका नाम क्यों याद रखना है? इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि आज के समय में जो आधुनिक वर्गीकरण है, जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, उसमें प्रमुख योगदान जो है वो कैरोलस लीनियस का है। ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है 2 चीज। सबसे पहले कि जीवधारियों के वर्गीकरण को यदि हम बात करें कि वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जॉन रे का नाम। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख योगदान किसका है, तो आधुनिक वर्गीकरण में प्रमुख योगदान जो है वो कैरोलस लीनियस का है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और कैरोलस लीनियस को इसी के कारण वार्गिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, वार्गिकी का पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है वार्गिकी का पिता। यह भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आपको रट जाना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाद में द्विजगत वर्गीकरण आया। पहला वर्गीकरण जो दिया वो जॉन रे ने दिया, आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया। इसके बाद पुनः एक और परिभाषा आई, पुनः एक और वर्गीकरण आया, और ये जो वर्गीकरण आया ये था द्विजगत वर्गीकरण। और इसका द्विजगत वर्गीकरण का जो स्थान है ये हिट्टेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? हिट्टेकर।
ठीक है। सबसे पहला कौन सा वर्गीकरण आया? सबसे पहला जॉन रे द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण आया। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद कैरोलस लीनियस का आया, और कैरोलस लीनियस ने जो है वो द्विजगत की बात की। आप कह सकते हो कि द्विजगत वर्गीकरण का जो है यहाँ पे पिता इनको कहा जाता है, इसीलिए इनको बार्गेकी का पिता भी कहा जाता है। बाद में हिटेकर का वर्गीकरण आया, और हिटेकर ने जो कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। और हिटेकर का जो सिद्धांत है इसको बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण, और 5 जगत वर्गीकरण ने इसका स्थान ले लिया। तो आज के समय में जो हम मानते हैं वो हिटेकर को भी मानते हैं। हिटेकर आप कह सकते हो सबसे प्रामाणिक हैं आज के समय में। तो तीनों को आपको पता होना चाहिए। जॉन रे के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक बार्गेकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप जवाब दोगे कैरोलस लीनियस को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैरोलस लीनियस का बार्गेकी का सिद्धांत कौन सा है, तो आप बताओगे कि द्विजगत सिद्धांत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिटेकर द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो आप बताओगे 5 जगत सिद्धांत जो है वो हिटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। अब 5 जगत जो सिद्धांत था इसमें कौन कौन से भाग थे? तो सबसे पहले मोनेरा था, दूसरा था प्रोटिस्टा था, तीसरा था पादप, चौथा था कवक, और पांचवा था जंतु। और ये 5 जगत सिद्धांत आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पे, और प्रश्न में हमारे कह रहा है कि एक कोशीय, यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? यदि इन तीनों की हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि इन तीनों को जो हम रखते हैं वो रखते हैं प्रोटिस्टा जगत में। किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में इन तीनों को रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या चीजों को रखते हैं, किन चीजों को हम इस वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको बता दें, एक कोशीय जो जीव होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, एक कोशीय जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वो सभी के सभी प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तो याद रखना है, प्रोटिस्टा जगत में कौन आता है? एक कोशीय जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वो सभी के सभी प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपको रट जाना है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए मोनेरा में हम किसको रखते हैं, तो आपको बता दें मोनेरा में केंद्रक विहीन जो है केंद्रक विहीन की बात हम करते हैं। मोनेरा की जब बात करते हैं, केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनको रखा जाता है मोनेरा के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे नील हरित शैवाल हो गए, जीवाणु हो गए, ये सब इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा में आपका अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, ये सभी आते हैं। और इसके बाद जो तीसरा आपका वर्गीकरण है जिसमें आप बोलते हो पादप जगत, पादप जगत में किसको रखते हैं हम? बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनको हम पादप जगत के अंतर्गत रखते हैं। चौथा वर्गीकरण है आपका कवक का। कवक में किसको रखते हैं? तो यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें पर्णहरित नहीं होता है, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और सबसे लास्ट में जो आपका आता है वर्गीकरण, वो आता है जंतु का। तो जंतु में किसको रखते हैं? बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जो जंतु होते हैं उनको जंतु जगत में रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न में बोला गया है प्रोटिस्टा के बारे में कि एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं, तो वो बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, क्या चीजें हमने सीखा? हमने सीखा कि जीवधारियों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था जॉन रे का। जॉन रे के सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत आया और जिसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया वो था कैरोलस लीनियस का सिद्धांत। और कैरोलस लीनियस का जो सिद्धांत था वो था द्विजगत सिद्धांत, ठीक है। और द्विजगत सिद्धांत क्योंकि कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसी के कारण कैरोलस लीनियस को बार्गेकी का पिता कहा जाता है, आधुनिक बार्गेकी का पिता कहा जाता था। और आपको बता दें कि कैरोलस लीनियस के बाद जो तीसरा सिद्धांत आया वो हिटेकर का आया, और हिटेकर ने 5 जगत सिद्धांत दिया। वर्गीकरण में 5 जगत सिद्धांत दिया, और इनके 5 जगत के वर्गीकरण में जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया, जंतु हो गया, ये 5 आते हैं। और यहां पे जो प्रश्न आपका पूछा गया था उस आधार पे यदि हम देखें तो प्रोटिस्टा इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो थोड़ा सा जीव विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहूंगा सबके पास जो भी आप हमारी इस कक्षा से जुड़े हैं, जो भी आप में से हमें देख रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक बायो की
जीव विज्ञान के लिए बार बार मत पूछिएगा, जीव विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए और उस पुस्तक का नाम है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लूसेंट के लास्ट में, लूसेंट जो सामान्य ज्ञान वाली लूसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, सामान्य ज्ञान वाली जो लूसेंट है उसके लास्ट में 8 से 10 पेज में बहुत ज़्यादा फैक्ट, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ दी हुई हैं। तो कम से कम यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो ये लूसेंट के लास्ट के पेज में, जो विज्ञान वाला पेज है, ठीक है, जैसे लूसेंट सामान्य ज्ञान की आती है तो उसमें सभी विषय होते हैं, तो विज्ञान वाले जो 8 से 10 पेज हैं, पन्ने हैं, वो आप जरूर कर जाइए। यदि आप इतना भी नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सही नहीं होंगे। ठीक है, एक तो लूसेंट से 8 से 10 पेज कर जाइए और दूसरा पूर्वालोकन अवश्य रखिए। मैं बार बार कहता हूं, घटना चक्र पूर्वालोकन अवश्य रखिए और घटना चक्र पूर्वालोकन से यहां पढ़ने के बाद घटना चक्र पूर्वालोकन से प्रश्न लगाएं। जो प्रश्न गलत होते हैं उन फैक्ट को जाकर फिर से आप देखें। यदि आप इतना कर लेते हो ना तो चीजें आपकी साइंस की बेहतर हो जाएंगी, कहीं से कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यूनतम इतना आपसे चाहता हूं कि आपके पास लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए और उस सामान्य ज्ञान की पुस्तक में जो सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए फैक्ट दिए हुए हैं वो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। 3, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन कर सकता है कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताएं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं से विकास और प्रजनन कर सकता है वो कौन सा है? चलिए बताएं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं से विकास और प्रजनन कर सकता है वो कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, बताएं कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है, समर्थ है। चलिए देखो, इसका सही उत्तर होगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो है ये स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो आप बताएंगे नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल जो है ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रट जाइएगा, फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा जंतु है, वह कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा युगलीना। ठीक है, युगलीना जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रट जाइएगा, युगलीना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह एक जीव है। इसके साथ साथ युगलीना के साथ साथ आपको क्लेमिडोमोनास, ये भी आपको याद रखना है, क्लेमिडोमोनास। ठीक है, ये 2 जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है, युगलीना में और क्लेमिडोमोनास में, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कवक की जो कोशिका भित्त होती है वो किसकी बनी होती है, जो कवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्त होती है वो किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्त जो है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्या बोला था आपको कि बार्गकी का पिता किसको कहा जाता है, बार्गकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, मैंने आपको बताया था, इनको बताया जाता है। और इन्होंने वर्गीकरण की 6 इकाई बताया था, और इन्होंने जो वर्गीकरण की 6 इकाई बताया था उसमें सबसे छोटी इकाई इनकी थी जाति, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यदि है तो निश्चित रूप से आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। देखो, जो अतिरिक्त फैक्ट बताया जाता है, प्रयास यह होता है कि एक प्रश्न में अधिकतम फैक्ट आपको बताए जाएं और आपसे इतनी अपेक्षा होती है कि आप उस फैक्ट को रटेंगे। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, बताएं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? चलिए जवाब दीजिएगा।
पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंद का, या इनमें से कोई नहीं? पैलियो वनस्पति अक्सर सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम जो करते हैं वो पादप जीवाश्म का करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। रट जाइएगा, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, मतलब डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि अच्छा लग रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये सीरीज प्रारंभ हुई है, यदि सीरीज अच्छी लग रही है तो आप सहयोग थोड़ा सा दोगे, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सहयोग दोगे तो निश्चित रूप से और बेहतर तरीके से इसको आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, आगे है प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? दो प्रकार की आपने पढ़ा होगा, पूर्व में भी मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इनमें अंतर क्या होता है? अभी हमने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाओं की हमने बात की थी। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें प्रमुख अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रमुख अंतर क्या होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए। आपको पता है कि जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं जीवों में पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से जब आप बात करते हैं, विशेष रूप से प्रोकैरियोटिक की जब आप बात करते हैं, तो आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, याद रखिएगा इसका अंतर आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक में जैसे केंद्रक कला है, केंद्रक कला, इसको आपको रट जाना है, फैक्ट रट जाना है। केंद्रक कला हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक कला, केंद्रक, और इसके साथ साथ जो सुविकसित कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है। क्या होता है? केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, और सुविकसित जो कोशिकांग होते हैं, सुविकसित कोशिकांग जो होते हैं इनका अभाव होता है। ठीक है, साथ ही साथ इन तीनों के साथ, केंद्रक कला, केंद्रक और सुविकसित कोशिकांग के अभाव के साथ साथ यदि हम बात करें तो इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या दिया है? कोशा कला अनुपस्थित होती है, राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला उपस्थित होती है। किसमें अंतर पूछा जा रहा? प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। हमने देखा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं होती, केंद्रक नहीं होता, सुविकसित कोशिकांग नहीं होता है। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक की बात करते हो तो आपको बता दें कि इसमें केंद्रक कला भी होती है, इसमें केंद्रक भी होता है, और इसमें सुविकसित कोशिकांग भी होते हैं। साथ ही साथ जब राइबोसोम्स की बात आप करते हो तो इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो दोनों में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? कोशा कला अनुपस्थित, राइबोसोम्स उपस्थित, ये तो अंतर है नहीं, ये तो दोनों में है। केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित, केंद्रक कला दोनों में उपस्थित नहीं है। ये आपका सी विकल्प सही उत्तर है, केंद्रक कला अनुपस्थित। क्यों? एक में केंद्रक कला पाई जाती है, दूसरे में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जब बात आप करोगे प्रोकैरियोटिक की तो उसमें केंद्रक कला, केंद्रक और सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। जब आप बात करोगे यूकैरियोटिक की तो ये तीनों चीजें उसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो आप बताओगे 70S। यदि आपसे पूछ लिया जाए यूकैरियोटिक में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो आप बताओगे 80S। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चलो, चमड़ा उद्योग की बात हो रही है और आप उत्तर प्रदेश से हमें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपका संस्थान स्थित है।
अवस्थित है। तो आपको बता दें कि चमड़ा उद्योग कानपुर में जो है बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं विकसित है। और यहाँ पे बात हो रही है कि पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। देखो, पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा पौधों से बहुत प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हमें मिलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्यों, आप जानते हो कि पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो है अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ जो है उत्पन्न होते हैं। और ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये इन्हीं पौधों पर ही लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों में, किसी वनस्पतियों में या पौधों में कोई भी इस प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं होता है जैसा कि मानव में पाया जाता है, जैसा कि जंतु में पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि पौधों से इस प्रकार के जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो पौधों में ही किसी ना किसी भाग में चिपके हुए होते हैं। तो आपको पता हो गया कि यहां पे जो बात हो रही है वो एक उत्सर्जी पदार्थ की बात हो रही है, और ये जो उत्सर्जी पदार्थ है ये पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब आप देखते हो कि बात हो रही है यहाँ पे चमड़ा उद्योग की, तो चमड़ा उद्योग में जो बात होती है वो बात होती है टैनिन की। ठीक है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है टैनिन। टैनिन की बात होती है। और टैनिन भी जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से टैनिन जो है ये कोशारस, कोशाभित, छाल व पत्तियों में पाए जाते हैं। और टैनिन जो है कच्चे फलों में जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा टैनिन। टैनिन जो है जो पौधों से प्राप्त होता है एक उत्सर्जी पदार्थ है। इसका प्रयोग चमड़े को जो है और सख्त बनाने में, साथ ही साथ औषधीय रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, राइबोसोम्स प्रोटीन के डॉट डॉट के बने होते हैं। मतलब यहां पे बोला जा रहा है राइबोसोम्स प्रोटीन और किस चीज के बने होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए या एसआरएनए। बताएं किसके बने होते हैं राइबोसोम्स प्रोटीन और किसके बने होते हैं, आपको बताना है। देखो, बात हो रही है राइबोसोम्स की, तो आपको बता दें राइबोसोम्स जो है प्रोटीन और आरआरएनए के बने होते हैं। मतलब बी विकल्प जो है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, बताएं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सिसिन, लाइकोपीन, जैंथ्रोफिल या उपयुक्त में से कोई नहीं। टमाटर में लाल रंग सामान्य सा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बैंक, एसएससी, रेलवे में भी पूछ लिया जाता है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर में लाल रंग का जो कारण है वह है लाइकोपीन। निश्चित रूप से सबको पता होगा ये चीज, लाइकोपीन जो है ये टमाटर में लाल रंग का कारण है। नहीं पता है तो पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, आपको बताना है। चले बताएं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखो, बात हो रही है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। अभी आपने एक शब्द सुना था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका भित्ति होती है, यदि हम इसकी बात करें तो यह दोनों में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है सिर्फ वनस्पति में पाई जाती है। ठीक है, जंतु में यह नहीं पाई जाती है। तो किस रूप में दोनों भिन्न है? कोशिका भित्ति के रूप में दोनों भिन्न हैं। और जब कोशिका भित्ति की बात करते हो तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये पारगम्य होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ये पारगम्य होती है और कोशिका भित्ति सिर्फ वनस्पतियों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। चलिए आगे देखते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप दोगे क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। तो आज का पहला होमवर्क है, आप इसको बताओगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि मानव में एक अवस्था आती है जिसको बोलते हैं एनाफेज अवस्था। और वो जो एनाफेज अवस्था होती है, इस अवस्था में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो
आधे रह जाते हैं। याद रखिएगा, एनाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे रह जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में गुणसूत्र आधे रह जाते हैं, तो आपको बताना है वो है प्रथम एनाफेज की अवस्था। और प्रथम एनाफेज की अवस्था में जो गुणसूत्र हैं वो आधे रह जाते हैं। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गए हैं हम भारत से जुड़े हुए प्रश्नों की और विशेष रूप से भारत के भूगोल से। और आज का जो ये सेशन है उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। अभी तो शुरुआत है, ठीक है, इसके बाद चीज़ें और बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। और यही प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन हम और बेहतर कर सकें, प्रतिदिन हमारा नया हो, प्रतिदिन आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ। इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। बोला जा रहा है भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या आकार है वो आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यदि हम बात करें तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 2.4% है। ठीक है, भारत के पास विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा ही आता है, यह आपको पता होना चाहिए। यदि हम भारत के मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें तो यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो भारत के मुख्य भूमि की विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण वो 3,214 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं यदि तो 2,933 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, 2,933 किलोमीटर आपको पूर्व से पश्चिम विस्तार देखने को मिलता है। ये दोनों विस्तार आपको पता होने चाहिए। आज के समय में यदि हम बात करें तो भारत में आपको देखने को मिलते हैं कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का, तो जो दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर बनाया गया है एक केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका सबसे नवीनतम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मुख्य प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष आकार में विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको बता दें भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां, तो ये 7वां है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हुई है जिनमें हमने भारत के पूर्व से पश्चिम विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी बात हमने की, जो बेसिक है, हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे आप किसी चीज़ की परीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। भारत के नागरिक हैं तो भी इतनी बेसिक जानकारी है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है भारत विस्तृत है। भारत का विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कुछ अक्षांश देशांतर दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि ये अक्षांश हैं या देशांतर हैं, इसकी बात आपको करना है। तो आपको भारत का मुख्य विस्तार पूछा जा रहा है कितना है। आप जानते हैं जब बात करते हैं विस्तार की, तो चाहे उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो हमें अक्षांश रेखाओं को देखना होता है। जब हम पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें देशांतर रेखाओं को देखना होता है। आप जानते हो कि जब अक्षांश रेखाओं की, क्योंकि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार बोला जा रहा, मतलब उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, तो आपको पता होगा अक्षांश रेखाओं की चर्चा हो रही है। अक्षांश रेखाओं की यदि हम बात करें तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में, भूपृष्ठ से, यह है मान लीजिए भूपृष्ठ से उत्तर या दक्षिण दिशा में
ठीक है, उत्तर या दक्षिण दिशा में, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में यदि हम पृथ्वी के केंद्र से कोई भी दूरी मापते हैं, पृथ्वी के केंद्र से, ये आपका पृथ्वी का सेंटर हो गया, अब विषुवत रेखा है ये आपकी, ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से यदि हम कोई भी कोणीय दूरी मापते हैं, तो जो भी हम कोणीय दूरी मापते हैं उसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इनको जब हम दर्शाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो इनको अंशों में दर्शाया जाता है, ठीक है, इनको मिनटों में दर्शाया जाता है, इनको सेकेंडों में दर्शाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 0 डिग्री जो अक्षांश है, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं, ये 2 भागों में पूरे पृथ्वी को बांटता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यही है आपकी 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। जब बात आती है भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, तो आप जानते हो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, या इसको हम रटने के लिए पढ़ लेते हैं 84, ठीक है। तो 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरुआत होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, उत्तरी अक्षांश। तो याद रखिएगा, भारत का जो विस्तार है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, भारत जो है ये उत्तरी अक्षांशों पर है। यदि देशांतर की बात किया जाए तो पूर्वी देशांतर पर है, याद रखना है। तो जब भी हम विकल्प देखते हैं तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में कभी दक्षिण नहीं हो सकता, ठीक है, भारत के संदर्भ में कभी पश्चिम नहीं हो सकता, क्योंकि भारत यदि अक्षांशों की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांश में है, देशांतर की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर पे है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी विकल्प इस तरह से दिया नहीं हुआ है। इसका सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत भूमि का विस्तार है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो आपको पता होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका है पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का विस्तार है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये दोनों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों आपको रट जाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको याद हो गया होगा। चलिए इसको बताएं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पे बात हो रही है कर्क रेखा। देखो ये सब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सबको रटे होने चाहिए, ठीक है, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है ये रटा होना चाहिए, सबको रटा होना चाहिए। कर्क रेखा की जब बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है, और ये 8 राज्य जो हैं ये आपको ये रटे होने चाहिए, इसमें सोचना समझना नहीं है आपको, ठीक है, ये आपको रट जाने चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आपके मन में प्रश्न है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं, अभी आपने ग्लोब देखा था, ये मैंने बनाया था विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के ऊपर जब बढ़ते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है वही राज्य इस सूची में शामिल है। कितने राज्यों से गुजरती है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। यदि हम पूर्व से पश्चिम इन राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन, सबसे पूर्व में पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद आगे बढ़ोगे आप राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद और आगे आप बढ़ोगे तो आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो ये 3 तो आपको हमेशा रटे होने चाहिए, ठीक है, कि यदि हम पश्चिम से देखते हैं तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, अगला आपका आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है झारखंड, झारखंड के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब हम
यदि हम कहें तो भारत के जो मुख्य भूभाग में राज्य हैं उनकी बात हमने कर लिया। अब पूर्वोत्तर के राज्य बचे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जो इसमें आते हैं, और पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये 2 राज्य कौन कौन से हैं, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। ये 2 राज्य आपके कौन से हो सकते हैं? ये दोनों राज्य हैं आपके मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा। तो भारत के कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं। कौन कौन से? मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इनको आप जैसे मैंने लिखा है इस तरह से याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य मिजोरम और त्रिपुरा, और 6 राज्य जो भारत की मुख्य भूमि में हैं इनकी बात होती है। ठीक है, और इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि आपसे दे दिया गया कि इनका पूर्व से पश्चिम क्रम लगाएं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाएं या पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं। तो जब इस तरह की चीजें आप याद करते हो तो जरूरी है कि इनका जो क्रम है वो आप अच्छे से याद करो। क्रम याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये रट जाइएगा। चलिए, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? क्या बोला जा रहा है? जून माह में यदि आपने मानसून पढ़ा होगा, मानसून यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत में जो मानसून आता है कहीं ना कहीं सूर्य के उत्तरायण होने का परिणाम है। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है मानसूनी पौने उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे लगी होती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। और आप देखते हो कि जून माह में एक तिथि आती है 21 जून की। 21 जून की वो तिथि है जब सूर्य जो है सबसे ज्यादा उत्तरायण होता है। ठीक है, इसके बाद ये 21 जून के बाद ये दक्षिणायण होना प्रारंभ हो जाता है। यहां पे क्या बोला है? जून माह की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर जून माह की बात हो रही है कि जून माह में सबसे ज्यादा दिन की अवधि कहां होगी, तो जून माह में दिन की अवधि सबसे ज्यादा वहीं पर होगी जहां पर सूर्य की किरणें आप कह सकते हो लंबवत पड़ रही होंगी, जहां पर सूर्य की किरणों में और वहां के स्थान के जो यदि हम बात करें कोणीय जो दूरी है, जो कोण बन रहा है वो न्यूनतम बन रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए हैदराबाद दिया है, चेन्नई दिया है, भोपाल दिया है, दिल्ली दिया है। इसमें चेन्नई कहाँ पड़ता है? चेन्नई पड़ता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में यदि हम देखें तो सूर्य जून में जो है वो लंबवत नहीं चमकता, मतलब चेन्नई बाहर हो गया। चेन्नई के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये भी बाहर हो गए क्योंकि ये भी दक्षिण भारत में पड़ता है। भोपाल की यदि हम बात करते हैं ये भी भारत बाहर हो गया क्योंकि दिल्ली इससे ऊपर आता है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी भाग में दिल्ली है, और यहां पे आपने देखा कि सूर्य जो है कि कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अधिकतर कर्क रेखा पर लंबवत उत्तरायण जब होता है तो अधिकतर वो जो उसकी अधिकतम दूरी है वो कर्क रेखा तक ही होती है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और उसी के बाद दक्षिणायण होने लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा, जब जून माह की बात होगी तो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली पर ही सबसे ज़्यादा इस जून माह में यदि हम देखें तो सूर्य जो है दिल्ली पे ही सबसे ज़्यादा चमकता है, दिल्ली के ही आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने भारतीय मानसून से संबंधित जब प्रश्न कराया होगा, यदि नहीं कराया होगा तो कराऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि सूर्य जो है एक माह में कितनी डिग्री की गति करता है, और उस आधार पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको बताएं, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? सामान्य सा प्रश्न है, सबको पता है। चलो, बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा तो इतना तो सबको जानकारी होगी। और आपको बता दें IST का मतलब होता है भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय रेखा, और भारतीय मानक समय रेखा को आप देखते हो 82 डिग्री से आप दर्शाते हो, 82 डिग्री 30 मिनट से आप इसको दर्शाते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये है IST, जिसको आप बोलते हो भारतीय मानक समय रेखा।
ठीक है। और ये इसमें याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी, तो क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पर है तो ये पूर्वी देशांतर की बात की जाती है, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि ये जो रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये जो 5 राज्य हैं ये भी आपको रटने हैं। आप बोलोगे कितना रटना है? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रटना है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी है। अब ये 5 राज्य कौन से हैं जिनसे होकर ये गुजरती है? तो आपको बता दें, इसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, सीजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है उड़ीसा, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। स्थान अक्सर पूछा जा सकता है कि किस स्थान के सबसे करीब से गुजरती है, तो प्रयागराज याद रखिएगा, प्रयागराज और मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर, इन दोनों के सबसे पास से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह रेखा इनसे होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत के, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग में समय का कितना अंतर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की यदि तुलना करोगे तो इन दोनों के भागों में जो है वो 2 घंटे का समय का अंतर होता है। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। यह है +5 सही 1/2, मतलब 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये आप रट जाइएगा, ठीक है। प्लस याद रखिएगा, माइनस नहीं, प्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे नज़दीक, दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देखो ये इसलिए रखा है प्रश्न कि कुछ भारत के प्रमुख शहर हैं, ठीक है। और आपका होमवर्क है आज का कि भारत के ये जो कुछ प्रमुख शहर हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, नागपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, ये जो कुछ, भोपाल हो गया, इस तरह के जो कुछ प्रमुख शहर हैं उनके अक्षांश और देशांतर आपको पता होना चाहिए। यदि अक्षांश और देशांतर एग्जैक्ट ना पता हो तो भी इतना पता होना चाहिए कि उनकी अवस्थिति कहाँ पर है और कौन सा राज्य इन शहरों में, जैसे 8 से 10 प्रमुख शहरों को ले लो, तो कौन सबसे ऊपर है, कौन नीचे है, इनकी अवस्थिति आपको पता होना चाहिए। और उसी आधार पे ये प्रश्न रखा है। ये प्रश्न सिर्फ रटने वाला है और इसमें समझने का कुछ नहीं है। यदि आपके पास फैक्ट पता है कि कौन सा राज्य है, उसका देशांतर क्या है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, ठीक है। रही बात इस पीडीएफ की, तो ये जो पीडीएफ है ये आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ जो आपके मोबाइल ऐप में ग्रुप बना हुआ है वहां पर भी मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? अब देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनके कुछ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, अवस्थिति के बारे में। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, इनमें सबसे पूर्व की तरफ कौन सा स्थित है ये आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें सबसे पूर्व की तरफ कौन सा स्थित है? चले, अच्छा प्रश्न है। देखो भोपाल तो हो नहीं सकता क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य में है, ठीक है। बेंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद, ये 3 हैं इस लिस्ट में। लेकिन यदि आप ध्यान दोगे उत्तर प्रदेश की स्थिति, यदि आप ध्यान दोगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो उस आधार पे आप आसानी से जवाब दे सकते हो। इसका सही जवाब है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। ये कैसे पता चलेगा? भारत का मैप आप देख लीजिएगा और एक स्केल रखकर लाइनिंग कर लीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें कुछ चीज़ें और देखनी चाहिए जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, मुख्य भूमि की यदि हम बात करें, तो सबसे पश्चिमी राज्य आपका आएगा गुजरात, ठीक है।
यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश। देखो याद रखिएगा, मैं पूछ रहा हूं राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन जब हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें जोड़ लें और हम पूछें भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है, तब आपका जवाब बदल जाएगा, हो जाएगा लद्दाख। इसी तरह जब सबसे दक्षिणतम हम पूछ लेंगे तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राज्य की बात हो रही है या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है या दोनों को मिलाकर बात की जा रही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, तो आप जानते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार आपका आता है, और ग्रेट निकोबार में आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि मुख्य भूमि में, यदि हम बात करें मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको जाना पड़ेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है ये सबसे दक्षिणतम आप कह सकते हो स्थान है मुख्य भूमि में। सबसे पूर्वी स्थान, सबसे पूर्व में यदि हम बात करें कि सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है, तो उसको बोलते हैं किबुथु। किबुथु जो है ये सबसे पूर्वी स्थान है। सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है भारत का, तो आपको याद रखना है गुहार मोती, ये पड़ता है गुजरात में, गुहार मोती। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, इतनी जानकारी बेसिक है जो आपको होनी चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश की बात हो रही है। आप जानते हो भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो बांग्लादेश से लगती है। 4096, ये आपको याद रखना है, 4096.7 किलोमीटर की जो हमारी सीमा रेखा है ये बांग्लादेश से हम साझा करते हैं, और भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर जो सीमा रेखा है वो मानव निर्मित है। बाकी चाहे म्यांमार की बात करो, चाहे आप नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, चीन की बात करो, इनसे जो हमारी सीमा लगती है वो प्राकृतिक सीमा निर्धारण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की कुल भू सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें से 4096 हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि द्वीपों सहित तट रेखा की बात की जाए तो द्वीपों सहित तट रेखा जो है वो 7516.16 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 7516 इसमें याद रखना है और इसमें 15,106 आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपकी हैं। अब बात हो रही है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, और इन 5 राज्यों में यदि हम बात करें, सबसे पहले आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो दूसरा राज्य है वो आता है असम। तीसरे राज्य की यदि हम बात करें तो तीसरा राज्य आपका आता है मेघालय। चौथे राज्य की यदि हम बात करें तो वो आता है त्रिपुरा, और 5वें राज्य की यदि हम बात करें तो वो आता है मिजोरम। भारत जो है, भारत के 5 राज्य ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इनमें से कौन सा नहीं है? नागालैंड जो है सीमा साझा नहीं करता। नागालैंड की जो सीमा है ये मणिपुर से, म्यांमार से लगती है। इसको बताओ, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? मैंने बता दिया बांग्लादेश, तो इसकी बात अब यहाँ पे नहीं होगी। इसको बताएं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं? भारत का वह कौन सा प्रांत है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत का वह प्रांत कौन सा है आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा साझा करता है। ठीक है, म्यांमार से साझा करता है, ये तो अलग हो गया। मेघालय की बात करें, ये नहीं लगता है, क्योंकि मेघालय यदि हम बात करें तो चीन से नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल भी चीन से नहीं लगता है। तो आपको बता दें यहाँ पे आपका जो विकल्प है ये है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वो भूटान, चीन और नेपाल तीनों से लगती है।
चलिए अब आ गए इतिहास के प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? बताएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा, 4 नाम दिए हैं, सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। 4 नाम दिए हैं, इनमें से कोई एक ही सही है, आपको बताना है। देखो ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि आज तक यदि हम राज्य विशेष की बात करें 10 से 15 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न राज्यों में, तो महत्वपूर्ण है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बताएं। देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में की गई थी और ये सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आप जानते हो इसी के बाद सन 1791 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, और जोनाथन डंकन भी महत्वपूर्ण है आपके संदर्भ में जब संस्थाओं की बात आती है, विद्यालयों की बात आती है, क्योंकि जोनाथन डंकन के प्रयासों से ही बनारस में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया था। तो जोनाथन डंकन का भी नाम याद रखना है। 1791 में बनारस में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया था। अब संस्कृत विश्वविद्यालय तो सबको याद है, क्या आप में से किसी को याद है कि सबसे पहला मदरसा कब खोला गया था? मदरसा, तो आपको बता दें मदरसा जो है ये 1780 में खोला गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो मदरसा खोला गया था किसके द्वारा खोला गया था, तो आपको बताना है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। और कहाँ पे खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में सर्वप्रथम कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे विल्किंस का नाम दिया हुआ है, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए? चार्ल्स विल्किंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो भगवत गीता था, भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद था वो चार्ल्स विल्किंस ने उपलब्ध कराया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन, अभी आपको बता दिया गया। इसको बताएं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, या इसी को बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी बात हो रही है कि इसकी स्थापना कब की गई, बताएं। 4 तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई। आप जानते हो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1905 ईस्वी में एक स्कूल स्थापित किया गया था जिसका नाम था रंगपुर नेशनल स्कूल। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में सर्वप्रथम स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, तो उसका नाम था रंगपुर नेशनल स्कूल, जो 1905 में स्थापित किया गया था। बाद में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की बात की गई थी। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त के दिन वर्ष 1906 में की गई थी। तो 15 अगस्त वर्ष 1906, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, अंग्रेजों के समय में शिक्षा की बात हो रही है, तो आपको याद आना चाहिए चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर अधिनियम 1813 याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। सर्वप्रथम शिक्षा के लिए पहला प्रयास जो है वो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ही किया गया था। इसके बाद आप जानते हैं वुड डिस्पैच लाया गया, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था, और वुड डिस्पैच के माध्यम से भी पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया था। और चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद जो लाया गया वो था हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन भी शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन विशेष रूप से यदि हम बात करें तो हंटर कमीशन जो है ये प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए था। हंटर कमीशन ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर होना चाहिए, तो हंटर कमीशन विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए लाया गया था, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए लाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति
कब की गई? तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1882 ईस्वी में। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं, उम्मीद करता हूं ये फैक्ट आप निश्चित रूप से रटते भी होंगे, याद भी करते होंगे, और इनमें से ज्यादातर चीजें आपको याद भी होंगी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है आपको बताना है। 4 नाम दिए हुए हैं, इन 4 नामों में से कौन सा है आपको बताना है। चलो बताएं, इन 4 नामों में से कौन सा है आपको बताना है। आपको बता दें कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित कुल 5 लोग थे, और इन 5 लोगों में यहां पर जो नाम दिया हुआ है वो नाम दिया है बीजी तिलक। तो सी विकल्प बीजी तिलक इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? यहाँ पे कुछ कॉलेजों के नाम दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। बताएं, निम्नलिखित कॉलेजों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? देखो, आपको बता दें कि दिल्ली कॉलेज की यदि हम बात करें तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो है दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी यदि हम बात करें तो 1824 में हुई थी। फिर बात आती है मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज कहाँ से संदर्भित था? मेयो कॉलेज जो है अजमेर से संबंधित था और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, अब बचे आपके हिंदू कॉलेज कलकत्ता और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की यदि हम बात करें, इसकी भी स्थापना 1875 में हुई थी और कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। ठीक है, अब बचा है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की यदि हम बात करते हैं तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो है ये 1817 में स्थापित था। तो इस आधार पे आप देख सकते हो कि ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, बाकी जैसे पूछा जा सकता है मेयो कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो अजमेर आप बताओगे। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसमें आप बताओगे कि अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलेजेस का नाम, तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। यह भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं, अभी मैंने बोला चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आप कहते हो, तो उसमें क्या था? उसके आधार पे आगे चलकर क्या हुआ? उसके आधार पे आगे चलकर भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बंबई में स्थापित किए गए। तो याद रखना है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1857 के आसपास जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए वो चार्ल्स वुड डिस्पैच का ही परिणाम थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच के कारण ही ये स्थापित किए जा सके थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके प्रयासों से स्थापित हुआ, अगला प्रश्न भी यही है। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। किसके प्रयासों से, किसके प्रयत्नों से सर्वप्रथम बंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो आपको बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है किसके प्रयासों से, तो वर्ष 1916 में यह स्थापना हुई थी और इनका नाम था डी.के. कर्बे। डी.के. कर्बे के प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था, आपको बताना है। चलें बताएं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? चलिए बताएं। 4 नाम हैं, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी। चले जवाब दीजिएगा। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको पता होगा। चले फास्ट जवाब दीजिए, इसका फास्ट जवाब देना है सभी को।
देखो बात हो रही है मिरातुल अखबार की, तो आपको बता दें मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यदि आपसे यहीं पर कुछ प्रश्न मैं और पूछ लूं कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस आया, सब जानते हैं पुर्तगालियों के माध्यम से आया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई भारत में? तो याद रखिएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो 1550 में हुई, पुर्तगालियों के द्वारा ही यह भारत में लाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपको याद रखना है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब बात आती है समाचार पत्रों की तो आप जानते हैं प्रेस सेंसरशिप भी लागू किया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया, तो लॉर्ड बेलेजली का नाम आता है। लॉर्ड बेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, यहां से प्रश्न बनता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दो प्रश्न बनते हैं यहां पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से एक प्रश्न बनता है कि इसने लागू किया, एक प्रश्न बनता है कि इसने निरस्त किया। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था, तो आप बताओगे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने रद्द किया था, तो आप बताओगे लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसको रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में से कोई एक नाम याद कर लीजिए। ठीक है, या तो लागू करने वाला याद कर लीजिए या तो निरस्त करने वाला याद कर लीजिए, बाकी आपको दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी, लिटन और रिपन में कंफ्यूजन होगी, तो अल्फाबेट के आधार पर आप याद कर लीजिए कोई भी एक, कि यल पहले आता है कि आर पहले आता है, तो इस आधार पे आप थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत कर लीजिएगा और इस तरह से याद कर सकते हैं। सबका अपना अपना याद करने का तरीका होता है, उस आधार पे इसको रट जाइएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? आप जानते हो जब बात आती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, तो दो पत्रिकाएं आपको याद होंगी। एक है आपकी केसरी, दूसरी है मराठा, जो कि 1881 में जो है प्रकाशित की गई थी। तो ये दो पत्रिकाएं आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा दिया है? केसरी दिया है, तो केसरी इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यंग इंडिया की बात हो रही है। यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? हालांकि बाद में यंग इंडिया का जो संपादन था वो महात्मा गांधी ने ले लिया था 8 अक्टूबर 1999 से, 8 अक्टूबर 1919 से महात्मा गांधी ने इसका संपादन ले लिया था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत की थी होम रूल पार्टी ने। ठीक है, होम रूल पार्टी ने शुरुआत किया था, लेकिन बाद में 1919 में इसका संपादन महात्मा गांधी ने ले लिया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मातंड प्रकाशित कब हुआ था? बताएं, ये कब प्रकाशित हुआ था? चलें, कहां से प्रकाशित हुआ था ये पूछा जा रहा है। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, कहां से ये प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। चलें, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये उद्दत मातंड, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, तो आपको बता दें ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। चले, इसको बताएं, इतिहास का लास्ट प्रश्न। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके संपादक दिए हुए हैं, आपको सुमेल करना है। जैसे दैनिक आज, दैनिक आज की यदि हम बात करें तो इसके संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, दैनिक आज जो है इसका संबंध था शिव प्रसाद गुप्त से। फिर इसके बाद आता है दूसरा द पायनियर। द पायनियर की यदि हम बात करें तो जॉर्ज एलन, द पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन। अब दो बचे हैं, द लीडर और द नेशनल हेराल्ड, दोनों महत्वपूर्ण है। द नेशनल हेराल्ड की यदि हम बात करते हैं तो इसका संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। द लीडर की बात करते हैं तो इसका संबंध है मदन मोहन मालवीय से। तो यहाँ पे याद रखिएगा द नेशनल हेराल्ड महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। और द लीडर नामक जो पत्रिका थी ये मदन मोहन मालवीय प्रकाशित किया करते थे, और उस आधार पर आप अपने उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ से बात शुरू होती है करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स में विशेष रूप से विगत 1 वर्षों के, मतलब ये 7 से 8 माह पुराने प्रश्न आपके लिए हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चलें बताएं,
त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, त्रिपुरा की बात हो रही है। त्रिपुरा आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, अगरतला इसकी राजधानी है, और यहाँ पे विप्लव कुमार देव हुआ करते थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये विकल्प आपका सही उत्तर है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में कई सारे नेशनल पार्क हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तिसाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके साथ साथ बाइसन नेशनल पार्क। ये 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है त्रिपुरा के संदर्भ में। चलिए इसको बताएं। देखो, ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, और जो सभी प्रश्न यहां से बन सकते हैं उन सभी संभावित प्रश्नों की यहां पे मैं चर्चा करूंगा। क्या बोला जा रहा है? जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा में रहा परिसीमन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए तो एक परिसीमन का गठन किया गया था, जिससे संपत्तियों का बंटवारा दोनों राज्यों में किया जा सके। तो ये जो परिसीमन था, परिसीमन आयोग जो गठित किया गया था, इसका विशेष रूप से इस वाले परिसीमन आयोग का जब बात करें तो इसका उद्देश्य था कि अब किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, इन दोनों को मिलाकर उसकी बात यहाँ पे की गई थी। तो बताएं, परिसीमन के अनुसार क्या चीजें थी यहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा में रहा परिसीमन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो आपको बता दें, ये परिसीमन आयोग रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और ये जो अंतिम परिसीमन आया, इसके अनुसार जम्मू विधानसभा में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए जो कुल सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई, वो निर्धारित की गई 90। कितने सीटें निर्धारित की गई? कुल 90 सीटें निर्धारित की गई, और इन 90 सीटों में से 43 सीटें जो थी ये जम्मू से रहेंगी, और यहाँ पे जो 47 सीटें होंगी ये घाटी से आएंगी, मतलब कश्मीर वैली से रहेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, नए परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा की जो कुल सीटें होंगी 90 होंगी, जिसमें 43 जम्मू से होंगी और 47 कश्मीर से होंगी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इस 90 में से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसी विधानसभा सीटें 9 हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि जम्मू कश्मीर के संसदीय निर्वाचन की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 जो है सीटें संसदीय निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई हैं, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ एकीकृत होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो कुल 90 विधानसभा सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, जिसमें 43 जम्मू से, 47 कश्मीर वैली से, और यहाँ पे 9 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और संसदीय जब सीटों की बात करते हैं तो 5 सीटें नए परिसीमन के आधार यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित नहीं किए गए थे? विधानसभा चुनाव जो फरवरी और मार्च में आयोजित किए गए थे, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर 5 राज्यों में आयोजित किए गए थे। और इन 5 राज्यों के अलावा जो इसमें नाम दिया है वो आपका बाहर हो जाएगा। तो इन 5 राज्यों के अलावा यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि जो चुनाव हुए हैं उसके बाद चुनावी खर्च की बहुत बात होती है। तो चुनावी खर्च जो सीमा थी उसमें बदलाव किया गया है। 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं राज्य। पहले हैं बड़े राज्य और दूसरे हैं छोटे राज्य, ठीक है। अब बड़े राज्यों में क्या किया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय चुनाव की। संसदीय चुनाव में जो खर्च सीमा है उसकी बात करेंगे, फिर विधानसभा की बात करेंगे, ठीक है। यदि हम बड़े राज्यों में बात करते हैं तो बड़े राज्यों में
2014 में जो संशोधन किया गया 2014 के बाद, तो अब संसदीय चुनाव के लिए आप अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं बड़े राज्यों के लिए। पहले ये जो सीमा हुआ करती थी ये 70 लाख रुपए थी, 2014 में ये 70 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 95 लाख रुपए। इसी प्रकार से संसदीय चुनाव के लिए जब हम छोटे राज्यों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है संसदीय चुनाव यदि छोटे राज्यों में आप लड़ रहे हैं तो आप अधिकतम 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले कितना था? पहले 54 लाख रुपए 2014 में था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हो गया संसदीय चुनाव की बात। जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में जो है आप 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हो अधिकतम, और छोटे राज्यों में आज की तिथि में 28 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। ये नई सीमा निर्धारित की गई है जो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में अधिकतम बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए, छोटे राज्यों में 28 लाख रुपए, संसदीय चुनाव में बड़े राज्यों में 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। इनमें से कुंडेश्वर धाम किसका नया नाम है? भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार ने आग्रह किया था 3 स्थानों का नाम बदलने के लिए। ये 3 स्थान कौन कौन से थे? पहला था होशंगाबाद नगर, होशंगाबाद, और दूसरा था शिवपुरी, होशंगाबाद हो गया, दूसरा हो गया शिवपुरी, तीसरा हो गया बाबई। इन तीनों के नाम बदलने की बात की गई थी। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि नया नाम कुंडेश्वर धाम किसका नाम है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि होशंगाबाद जो था इसका नया नाम हो गया है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। ठीक है, शिवपुरी की यदि हम बात करते हैं तो इसका नया नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम, और तीसरा जो बाबई है इसका नाम हो गया है माखन नगर। ठीक है, माखन नगर। तो याद रखिएगा, विशेष रूप से मध्य प्रदेश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। माखन नगर, बाबई का नया नाम, शिवपुरी का नया नाम कुंडेश्वर धाम, और होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम। ये फैक्ट है मध्य प्रदेश से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य ने चिंतामणि पद्म नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा राज्य है जिसने इस नाटक के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया है? 4 राज्य दिए हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए फास्ट बताइएगा, इनमें से कौन सा सही है? देखो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा आपको बताना है। मालवीय नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार या बक्करवाला गांव। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इन चारों में से आपको बताना है। चलें, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा बक्करवाला गांव। चलिए इसको बताएं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी ई प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है? कौन से मध्य प्रदेश के वो कौन से शहर हैं जहां पे कमिश्नरी प्रणाली, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है? भोपाल, इंदौर, इंदौर ग्वालियर, शिवपुरी मुरैना या भोपाल और ग्वालियर। कौन से 2 शहर हैं जहां पर ये चीज़ें लागू की जा रही हैं? आपको बता दें ये शहर हैं भोपाल और इंदौर। भोपाल और इंदौर में अब पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है, जिस प्रकार से लखनऊ और नोएडा में उत्तर प्रदेश में आप चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया? ये लगभग आप कह सकते हो 6 से 7 महीने पुरानी बातें हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे गए हुए थे, रुद्रप्रयाग गए हुए थे, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ मंदिर पड़ता है।
तो यहाँ पर इन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत या दर्शन है उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद जो है ये आदि शंकराचार्य के सिद्धांत को बोलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले इसको बताएं। किस राज्य द्वारा 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? ये बहुत बार प्रश्न इसकी चर्चा हुई है, आज सबको बताना है, बताएं। जवाब दीजिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चलें, ये इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो आज के लिए जो 40 प्रश्नों की ये सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कल से और विधिवत तरीके से आपके लिए ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी और विधिवत तरीके से और बेहतर तरीके से हो सके। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।